भाग 4 में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं का लेसन नंबर 5 है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो उपरोक्त कथन में एक दी हुई लंबाई का एक रेखाखंड मान लीजिए ए बी दिया है। तो हमने पहले एक अपने प्रकार से या स्केल से ऐसे एक रेखाखंड ए बी खींचा। अब यहाँ पे नोक रखना है प्रकार की और फिर इसको यहाँ से ऐसे नापना है। इसको यहाँ से नापना है, ए बी की त्रिज्या लेना है, एक चाप ऊपर लगाना है, फिर अब बी पे रखकर एक चाप ऊपर लगाना है। तो जहाँ पर ये दोनों ऐसे कट जाएंगे इसको ऐसे मिला देना है। तो मिलाने से आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। तो लिखा है कि यहाँ आपको कुछ रचना करने की आवश्यकता है। यूक्लिड की अवधारणा 3 का प्रयोग करके बिंदु ए को केंद्र और ए बी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकते हैं। इसी प्रकार बी को केंद्र मानकर बी ए की त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जा सकता है। ये दोनों वृत्त मान लीजिए बिंदु सी पर मिलते हैं। और अब रेखाखंड ए सी और बी सी को खींचकर त्रिभुज एबीसी बनाइए। तो इसीलिए आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। तो तीनों को नापोगे, तीनों बराबर हैं। तो जब तीन भुजाएं बराबर होती हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ए बी ए सी के बराबर है क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ए बी वाला बी सी के बराबर है तो ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उपरोक्त दोनों तथ्यों और यूक्लिड के पहले अभिगृहीतों, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं दूसरे वस्तु के बराबर होती हैं, से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये तीनों भुजाएं बराबर है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ यूक्लिड के बिना कही गई, मतलब यूक्लिड ने बिना कहीं बताए यह मान लिया है कि केंद्र ए और बी को लेकर खींचे गए वृत्त परस्पर एक बिंदु पर मिलते हैं या मिलेंगे। तो अब हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे जो कि विभिन्न परिमाणों में अनेक बार अधिकांशतः प्रयोग की जाती हैं। तो प्रमेय 5.1 है कि दो भिन्न बिंदुओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। उत्पत्ति में लिखा है कि यहाँ हमें दो रेखाएं एल और एम दी गई हैं और हमें यह सिद्ध करना है कि एल और एम में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है। थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि ये दोनों रेखाएं एक भिन्न बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार दो भिन्न बिंदुओं पी और क्यू से होकर जाने वाली आपके पास दो रेखाएं एल और एम हो जाती हैं। परंतु यह कथन अभिगृहीत 5.1 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अतः हम जिस कल्पना से चले थे कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती हैं, गलत है। मतलब कोई दो रेखाएं हैं तो वो दो बिंदु से होकर जाती हैं, तो जो अलग अलग रेखाएं हैं तो वो अलग अलग बिंदु से होकर जाएंगी, तो उनमें तो उभयनिष्ठ हो नहीं पाएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हम निष्कर्ष निकालने पर बाध्य हो जाते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जिन्हें आप लिखना चाहते हैं। तो आप लिख लें सुनकर, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी ऐसा करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन कथन सत्य है और कौन कौन असत्य है? ट्रू फॉल्स बताना है। अपने उत्तरों के लिए कारण भी देना है। तो एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा की जा सकती है, यानी जैसे ये एक बिंदु है तो क्या इससे एक ही रेखा की जा सकती है? तो ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि हम इधर इधर किसी भी दिशा में खींच सकते हैं। तो हम तो ये पढ़े हैं कि एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। तो लिख देंगे इसलिए सत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली बहुत सारी रेखाएं होती है, तो गलत। हमने उदाहरण भी पढ़ा था कि दो बिंदु से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा या एक रेखा जा सकती है, तो ये वाला भी आपका असत्य है। पहला भी असत्य, दूसरा भी असत्य। तो आप इसको चित्र बना देंगे कि ये बिंदु पी है, इस पे बहुत सारी रेखाएं हैं, बिंदु क्यू है, बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन पी क्यू को मिलाने वाली सिर्फ एक ही रेखा है, तो यह सत्य है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो भी आपने पढ़ा था कि हाँ सत्य।
ऐसे शांत रेखा हमने देखा था रेखाखंड होता है AB, और AB को हम जितना चाहे उतना दोनों दिशाओं में तीर का निशान लगा के बढ़ा सकते हैं, तो ये सत्य होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि हाँ, एक रेखा जो होती है उसके दोनों हिस्सों को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, और ये सत्य है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो लिख देंगे कि एक वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्र को यदि दूसरे वृत्त पर डाल दिया जाए तो दोनों वृत्त समपाती होते हैं, तो उनके केंद्र भी समपाती हो जाएंगे और उनकी जो परिधि या सीमाएं होती हैं वो भी समपाती हो जाएंगी, तो इसीलिए उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हो जाएंगी। यानी दो वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो इनके केंद्र एक दूसरे को ढक लेंगे तो समपाती हो गया। इनकी ये जो परिसीमाएं हैं, परिधि, ये भी एक दूसरे के समपाती हो गया, तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, तो बराबर हो जाएंगी। ठीक है, आकृति 5.9 में यदि AB PQ के बराबर हो, PQ XY के बराबर हो, तो क्या AB XY के भी बराबर होगा? तो हाँ, तो आप देख रहे हो कि AB वाला PQ के बराबर है, PQ वाला XY के बराबर है, तो AB भी XY के बराबर होगा। तो कारण लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई चीज जो दूसरी चीज के बराबर होती है तो पहली और दूसरी चीजों की भी वो बराबर होती है। यानी चीजें जो एक ही चीज के बराबर हो तो दूसरे की भी बराबर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। आपको ये जो समांतर रेखा है, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, इन सब की परिभाषा बतानी, डेफिनेशन। क्या इसके लिए कुछ ऐसे भी पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? तो वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो अगर पहले इन चीज़ों को परिभाषित करना है तो उसके लिए हमें 6 चीज़ें चाहिए। तो एक तो हमें बिंदु को परिभाषित करना चाहिए, फिर एक रेखा को, फिर एक तल को, फिर एक किरण को, फिर एक कोण को और एक वृत्त को। इतनी चीज़ें हमें चाहिए, 6 चीज़ें। ठीक है, तो लिख देंगे कि इन परिभाषाओं को सिद्ध करने के लिए हमें इन निम्न पदों की जरूरत पड़ेगी: बिंदु, रेखा, तल, किरण, कोण और वृत्त। तो यह संभव नहीं है कि पहले 3 पदों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये जो पहले 3 है, 3 बिंदु, रेखा, तल, इन्हें तो परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये बताया था यूक्लिड ने। तो अब हम पहला बताते हैं। जैसे हम बिंदु की बात करें कि बिंदु की परिभाषा क्या क्या दे सकते हैं। एक छोटा बिंदु जो होता है एक पेंसिल द्वारा पेपर पे बनाया जाता है, जो कि बिंदु के बारे में बताती है। एक बिंदु की परिभाषा नहीं होती, केवल स्थिति होती है। एक सीधी क्रीज जो कि एक कागज को मोड़कर प्राप्त की जाए, फुट्टे का किनारा ज्यामितीय रेखा का एक उदाहरण है। एक रेखा के बारे में आधारभूत सिद्धांत यह है कि यह सीधी रेखा होनी चाहिए और तथा इसे दोनों ओर जितना भी बढ़ाया जा सकता है। अब तल क्या होता है? तो एक चिकनी दीवार का पृष्ठ या एक कागज का पृष्ठ यानी सरफेस तल का उदाहरण है। रेखा एल का भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु ए हो और दूसरी तरफ किरण हो। मतलब किरण किसे कहते हैं मैं ये बता रहा हूँ कि एक तरफ तो अंत बिंदु हो और एक तरफ तीर हो, तो इसको बोलते हैं किरण। अब कोण क्या होता है कि जो दो किरण जो कि एक बिंदु पर मिलती हैं और 2 दिशाओं में बढ़ती हैं, तो उसके बीच के भाग को बोलते हैं कोण। अब वृत्त क्या होती है? किसी तल में स्थित किसी निश्चित बिंदु या नियत बिंदु से उसी तल में दी गई समान दूरी या अचल दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय होता है यानी ग्रुप होता है, वो वृत्त कहलाता है। यानी ये बिंदु है और इससे एक निश्चित दूरी पर ये बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय दे रखा है। तो इस बिंदु से एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर समुच्चय बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है तो वो वृत्त कहलाता है। तो वृत्त का जो बीचों बीच वाला बिंदु होता है इसे हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ों की डेफिनेशन दे दी। अब हम देंगे समांतर रेखा की डेफिनेशन। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? तो 2 रेखाएं समांतर कहलाती हैं जब ना तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। लिख देंगे जैसे 2 रेखाएं समांतर तब कहलाती हैं जब वो ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और नंबर 2 वो एक ही तल में होती हैं, और नंबर 3 उनके बीच की जो दूरी होती है वो सदैव बराबर होती है। ठीक है, दूसरा था कि लंब रेखाएं किसे कहते हैं? तो हम ऐसे बना के देख सकते हैं। ऐसे
तो लिखा ऐसे लिख सकते हैं कि दो रेखाएं ए और बी, जैसे इसको मान लो ए बी और सी डी, तो दो रेखाएं ए बी और सी डी एक ही तल में स्थित हों तो वो लंब रेखाएं तब कहलाती हैं जब उनके बीच में समकोण बने, यानी सभी कोण 90 डिग्री का हो। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, और इसको यूँ लिखा जाता है कि ए बी जो है वो सी डी के ऊपर लंब है, ऐसे लिखा जाता है, उल्टा टी, ऐसे लिखा जाता है, उल्टा टी ए बी फिर उल्टा टी सी डी। ठीक है, फिर हम अगला देखेंगे। अगला क्या था, रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड रेखा का ऐसा भाग होता है जिसमें दो निश्चित बिंदु होते हैं और दो निश्चित बिंदु के बीच की दूरी को ही रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो केंद्र से एक बिंदु या एक निश्चित बिंदु, केंद्र से एक बिंदु के जो दूरी होती है, निश्चित दूरी, उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब बताएंगे हम वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग एक चतुर्भुज होता है, इसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों कोण जो होते हैं वो समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग ऐसा होता है जिसमें चार भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 होता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु के बीच की निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। फिर दूसरा लिखा है कि यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। फिर पूछा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, तो क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हम लिख देंगे कि हाँ, यहाँ पे अभी भी बहुत सारे अपरिभाषित पद हैं, वही लिख देंगे, बिंदु, रेखा, तल, किरण, कोण, वृत्त। ठीक है, फिर हम बता देंगे कि यहाँ पर जो दोनों बातें लिखी हैं वो एक दूसरे का विरोध करती हैं और ये अभिग्रहित यूक्लिड के अभिग्रहित पर आधारित नहीं है, हालांकि ये अभिग्रहितों को अनुसरण करती हैं क्योंकि दो दिए हुए विभिन्न बिंदु से केवल एक ही रेखा जा सकती है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि दो बिंदु से एक ही रेखा जा सकती है।